हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कारगी क्लासेस। डेट आज की 16 नवंबर 2020 और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आज हम डिस्कस करेंगे। आज जो एडिशन ई पेपर का मैं मंगवाता हूँ अभी आया नहीं है और शायद आएगा भी नहीं, कल आएगा, कल से स्टार्ट होगा क्योंकि दीपावली और गोवर्धन दोनों दिन की छुट्टियाँ रहती हैं जर्नलिस्ट की, इसलिए आज हम डिस्कस सीधा एप्लीकेशन से ही करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कंटिन्यूटी इन म्यांमार। इसमें देख लेते हैं क्या चीज़ इंपॉर्टेंट आई है। इसमें ये बताया गया है कि जैसा कि एक्सपेक्टेड था, अभी क्या इलेक्शन हुए हैं म्यांमार में नेशनल असेंबली के, तो वहाँ पर आप देखोगे जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि आंग सान सूची वहाँ की जो लीडर है नेशनल लीग की, वो फिर से जीतेंगी। वाकई में उनको लैंडस्लाइड विक्ट्री फिर से मिली है। तो आप देख सकते हो वहाँ पर जो पार्लियामेंट है उसको बोला जाता है हुतलू। क्या बोला जाता है? हुतलो। ये ध्यान रखना आप, हतुलो। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे बाई कैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम है और पिछले इलेक्शन के कंपैरिजन में आपकी बार ज़्यादा सीट्स मिलती हुई दिखाई दी है आंग सान सूची की पार्टी को। और इसके अलावा आप देखोगे पिछले 5 सालों में जो भी इन्होंने कुछ किया है उन चीज़ों को कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि लगातार रखना चाहती है वहाँ की जनता। वो चीज़ हम जानते ही हैं, तभी एंटी इनकम्बेंसी ना करके इनकम्बेंसी ही रह गई। ठीक है, जो गवर्नमेंट रूल में रहती है उसका लगातार अपना रूल करते रहना वो इनकम्बेंसी कहलाती है, राइट। इसमें आप देखोगे 1990 में फर्स्ट इलेक्टोरल ट्रायम्फ इनको मिला था आंग सान सूची को। फिर उसके बाद में आप देखोगे मिलिट्री रूल वहाँ पे आ गया था और मिलिट्री जंटा ने इनको अगले 2 दशकों तक 1990 से लेकर 2010 तक लगभग ज़्यादातर टाइम इनको जेल में ही बिताना पड़ता, मतलब अंडर हाउस अरेस्ट रही थी ये। फिर 2012 में इनको रिलीज़ किया गया था। फिर बाद में 2015 में फिर से इलेक्शन लड़े थे, 3 साल बाद में रिलीज़ के। उसमें आपने देखा कि फर्स्ट एक ओपन इलेक्शन कंडक्ट कराया गया था और उसमें आप देखोगे इनकी पार्टी जो थी वो विक्टर होके इमर्ज होती हैं। और अब की बार भी आप देख सकते हो कि बहुत सारे ग्रीवांसेस थे, बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना कर रही थी इनकी पार्टी, फिर भी ये जीत करके आई है। तो आप देख सकते हो इनके द्वारा 2 इम्पोर्टेंट प्रोमिसेस की हुई है जो इनको अभी भी फुलफ़िल करने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और अभी भी वही चीज़ें कहीं ना कहीं ये करने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 कि ये कैसे भी करके एक फुल ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी लेकर के आए, कि कैसे भी करके जो आर्मी बेस्ड अभी सिस्टम चल रहा है उसको ख़त्म किया जाए। दूसरा, आप देखोगे यहाँ पर एक पीस डील साइन की जाए, एग्रीमेंट साइन हो जो भी आर्म्ड एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ में। क्योंकि होता क्या है, बॉर्डर एरियाज में लोकेटेड जो माइनॉरिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं आर्म्ड फोर्सेस के साथ में लड़ाई में उलझे रहते हैं। तो उसकी परेशानी, उसकी वजह से क्या होता है, म्यांमार में कहीं ना कहीं अनरेस्ट चलता रहता है। इसी तरीके से आप देखोगे आंग सान सूची को कहीं ना कहीं बहुत सारी क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा था इंटरनेशनल कम्युनिटी से, क्योंकि रोहिंग्या इशू जो कि लगातार अभी भी बना हुआ है वो अभी भी कहीं ना कहीं सॉर्टेड नहीं है। दूसरी तरफ इनकी पार्टी ने जो अपनी खुद की मतलब एक सपोर्ट प्रोवाइड किया था सोल्जर्स को कि हाँ भाई ठीक है, जो भी अभी किया गया है वो गलत नहीं है। जो भी रोहिंग्याज का परसिक्यूशन हुआ है वहाँ से रोहिंग्या को भाग करके फिर बांग्लादेश के कॉक्स बाज़ार में जाके सेटल होना पड़ा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो उस चीज़ से क्या है, इंटरनेशनली तो इनको कहीं ना कहीं बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, बट आप देखोगे लोकली इनको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिला। इसी वजह से कहीं ना कहीं ये जीत करके एक एज अ विक्टर इमर्ज हुई हैं। इसी तरीके से आप देखोगे जो रहाइन एरिया है इसका म्यांमार का, जिस रीजन से रोहिंग्यास का परसिक्यूशन हुआ था, उस रीजन में फिर बाद में वहाँ के लोगों को जो अभी वहाँ पर हैं 8 लाख से ज़्यादा रोहिंग्यास, तो देखो बहुत टेरिबल कंडीशन में रह रहे हैं बांग्लादेश के कोक्स बाज़ार में, मतलब जैसे बहुत बुरे हाल में रह रहे हो। बट आप देखोगे कि वहाँ पर जो रहाइन एरिया है जहाँ से इन रोहिंग्याज को निकाला गया था, उस रीजन में भी आप देखोगे डिसफ्रेंचाइज कर दिया हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रोहिंग्याज को, ये कह के कि भाई ये इनस्टेबल एरिया है, यहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराए जा सकते। तो देखो आप हर तरीके से देखोगे तो कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेटिक एथोस को कहीं ना कहीं हार्म भी करने वाले काम किए हैं। बट दूसरी तरफ आप देखोगे तो खुद के लोकल जो इश्यूज थे उन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, ना कि एक कम्युनिटी बेसिस पे या ह्यूमैनिटी बेसिस पे। इस वजह से इंटरनेशनली तो देखो इनको बहुत ज़्यादा कंडेमनेशन का सामना करना पड़ा है, बहुत ज़्यादा हुई है इनकी। बट आप नेशनली देखोगे
तो फिर भी इनको कहीं ना कहीं ये सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पॉइंट यहाँ पे ये निकल के आ रहा है कि जिस तरीके से आज म्यांमार में रूल चल रहा है तो उसमें मिलिट्री का रूल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 2008 का मिलिट्री ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसको अभी भी हटाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और बहुत मुश्किल हो रहा है। क्योंकि आप देखोगे लगभग 25%, इस आर्टिकल में नहीं है, एक्सप्लेन पेज में मैंने बताया था कि 25% सीट्स मिलिट्री के लिए रिजर्व्ड हैं। तो वो चीज़ आप देख सकते हो, 25% सीटों का होना बहुत बड़ा वेटेज है। और जो इम्पोर्टेंट जितने भी ऑफिसेज हैं, जैसे कि अपने यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, तो वहाँ पर डिफेंस डिपार्टमेंट है, वो मिलिट्री के अंडर में आता है, तो वहाँ पर सिविल गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा रोल नहीं आता। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इस तरीके से डेमोक्रेटिक अगर कोई भी चेंजेस लाने की कोशिश करें, आंग सान सूची एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट लीडर है। हाँ, एक चीज़ इंडिया के साथ अगर हम देखें तो इनकी पार्टी के रिलेशन अच्छे हैं और हमारे रिलेशन अच्छे चलते रहेंगे लंबे समय तक। बट आप देखो कि दूसरी तरफ चाइना का रिलेशन सूची के साथ में, तो जिस केस में आज चाइना भी कहीं ना कहीं थ्रू आउट वर्ल्ड क्रिटिसिज्म का सामना कर रहा है, तो म्यांमार ने क्रिटिसाइज़ नहीं किया है चाइना को। नंबर 2, दूसरी तरफ आप देखोगे तो आंग सान सूची को जैसे हमने देखा कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के लिए एक आइकनिक फॉर्म में ये इमर्ज होकर के आई थी 90s में, फिर उसके बाद में अपनी खुद के देश में डेमोक्रेसी को लाने के लिए 20 साल तक जेल में रही। तो वो जो पूरे प्रोविजंस है ना, उनके बिल्कुल अपोजिट जाने के बावजूद रोहिंग्या क्राइसिस आया तो भी चाइना ने आड़े हाथ नहीं लिया म्यांमार को। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हाउ टू एंड पॉल्यूशन। इम्पोर्टेंट अच्छा आर्टिकल है ये, ई सोमनाथन के द्वारा। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, हो सकता है कि आपके सिटी में जो एडिशन आ रहा है उससे मैच ना करे, बट अभी जो एडिशन मैं यूज़ करता हूँ वो एडिशन का ई पेपर मेरे पास आया नहीं है, इसलिए एप्लीकेशन से ही पढ़ाना पड़ रहा है। ये एक रिमाइंड भी है, ध्यान रखना। देखो, शुरुआत में राइटर एक ही चीज़ बोल रहे हैं, देखो हर साल एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम नॉर्थ इंडिया में और दिल्ली के आसपास में आप देखो और दिवाली के आसपास में देखो तो ज़बरदस्त तरीके से दिखाई देता है और फुल मीडिया कवरेज भी दिखाई देता है। गवर्नमेंट और जुडिशरी हैं वो भी नोटिस करती हैं और आप देख सकते हो बहुत सारी एक्टिविटीज़ का अनाउंसमेंट भी होता है। बट जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, फरवरी आता है, तब तक आप देखते हो मीडिया का अटेंशन जो है वो डिसअपियर हो जाता है, कुछ अटेंशन नहीं मिलता। और इसके अलावा आप देखोगे नथिंग इज़ अचीव्ड, पोल्यूशन गेट्स वर्स एवरी ईयर। हर साल पोल्यूशन लगातार बिगड़ता चला जाता है और कोई भी एक सॉल्वेबल कैसे कह सकते हैं ना, किसी भी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे अभी तक भी नहीं पहुंचा गया है। कहने का मतलब इसको एक नॉट ए सॉल्वेबल प्रॉब्लम बता करके यहाँ पे राइटर कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में अभी तक भी कोशिशें तो बहुत कर दी गई बट अभी तक आउटकम जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो एक्चुअली अगर आप देखोगे तो कुछ प्रोग्रेस तो फिर भी चलो देखी जा सकती है पब्लिक में, या फिर मीडिया की अटेंशन को देखें हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से, या गवर्नमेंट के एक्शंस के, बट वो एनफ नहीं है अभी तक भी कि वाकई में इस प्रॉब्लम को कैसे जड़ से ख़त्म किया जा सके। पॉल्यूशन जो है वो अपने आप में देखो वेरी मच सॉल्वेबल प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व किया जा सकता है, पर हाँ कि एमरजेंसी बेसिस पे नहीं कि अचानक से हम एब्रप्ट कुछ चेंजेस लेकर के आएँ। इसको ग्रेजुअली करना पड़ेगा, धीरे धीरे, स्लोली। अगर ये किया जाता है तो आप देख सकते हो कि हम धीरे धीरे डेवलप्ड कंट्रीज़ के इक्वलेंट लेवल तक पहुंच सकते हैं इस पोल्यूशन को कम करते करते आने वाले कुछ सालों में। अब सवाल ये आ जाता है कि ग्रेजुअली ही क्यों? देखो, पोल्यूशन का कोई एक सोर्स नहीं है, ठीक है, और हम कोई एक अचानक से प्रोहिबिटिवली कॉस्ट लगा करके या फिर कोई भी फाइन लगा करके अचानक से उसको रोक नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि जैसे ही आप देख सकते हो पेंडेमिक की वजह से जो लॉकडाउन लगाया गया था एकदम अचानक से ही तो हिट किया था, क्या हुआ इसका रिजल्ट? रिसेशन आ गया। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि भाई हमें कहीं ना कहीं स्लोली ग्रेजुअली आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं क्रॉप बर्निंग हो गई, फायर वर्क्स हो गया, इनको तो देखो फिर भी अटेंशन मिल जाती है क्योंकि ये सीजनल फिनोमेना, एक पर्टिकुलर पीरियड आता है, जैसे अभी करंट पीरियड चल रहा है, दिवाली का टाइम हो गया या क्रॉप रेजिड्यूज़ को जलाना हो गया फार्मर्स के द्वारा, तो उनको अभी कहीं ना कहीं एक अटेंशन मिल गया है। बट आप देखोगे पूरी विंटर के टाइम पे और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ से हमारे यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है कुकिंग फायर। इसके अलावा कोल फायर्ड पावर प्लांट्स होते हैं, वो
वेरियस इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे, क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ और रोड डस्ट और व्हीकुलर एमिशन ये तो बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द राइटर चंद्र वेंकट रमन, IIT मुंबई के एक स्कॉलर हैं, उन्होंने एक स्टडी की थी, उसके बेसिस पे ये पूरी बातें बता रहे हैं। और उसमें जो सबसे ज़्यादा आप देखोगे तो कुकिंग फायर जो है ना, वो तो सिंगल लार्जेस्ट सोर्स बता रहे हैं दिल्ली के आसपास में या फिर नॉर्थ इंडियन रीजन के अंदर ये पोल्यूशन का पूरा क्लाउड बनने के पीछे। और आप देखोगे पार्टिकल्स धीरे धीरे जैसे जैसे आप जलाते हो वैसे वैसे हवा में डिफ्यूज़ होते हैं और वो फिर हवाओं के साथ में ही चले जाते हैं। और आप देख पाते हो कि कोई किचन तक ही कन्फाइंड नहीं रहता है, ये पूरा मटेरियल जो पॉल्यूटेड मटेरियल है ये कंट्रीब्यूट करता थ्रू आउट कंट्री। इस पॉल्यूशन को हमें कोई ये नहीं है कि हम लोकलाइज्ड मैनर पे कहीं एक्सपीरियंस करते हैं इसके बैड इफ़ेक्ट्स, ये थ्रू आउट कंट्री हमारे यहाँ पर इसका इफ़ेक्ट दिखाई देता है। इसीलिए इन सोर्सेज से डील करने के लिए हमारे एक ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट स्ट्रेटजी होनी चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी और न्यू टेक्नोलॉजीज़ पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। कहने का मतलब टेक्निकल सोल्यूशन सबसे बढ़िया रहेगा इसके लिए। इसमें देखो स्मोकी फायरवुड है, मान लो कोई लकड़ी है जिसको हम जला करके कुछ खाना बनाते हो घर पे या बनाते हैं हमारे इंडिया में अभी भी, और डंग पे बेस्ड खाना बनाते हैं या क्रॉप रेजिड्यूज़ पे बेस्ड, तो उससे क्या होता है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है कि रूरल इंडिया में और अर्बन स्लम्स में हम इस कुकिंग को रिप्लेस कर दें LPG से। वैसे तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ऑलरेडी चल रही है बट अभी भी बहुत टाइम लगेगा उसमें। या फिर आप इंडक्शन स्टोव्स अवेल करा दो या फिर इलेक्ट्रिकल कुकिंग अप्लाइंसेस प्रोवाइड करो। ठीक है, नंबर 1 तो ये। फिर इसके अलावा ओल्ड कोल पावर प्लांट्स हैं उनको बंद कर दिया जाए और उनकी जगह लगा दिया जाए सोलर पावर प्लांट, बैटरीज या फिर एनर्जी स्टोरेज के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाए। और न्यू पावर प्लांट अगर लगाए जा रहे हैं तो उनको इंस्टॉल करते टाइम पे न्यू पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स के साथ में इंस्टॉल किया जाए जिससे कि वो पोल्यूशन के लेवल को मेंटेन रख पाएँ। अगर इसी तरीके से आगे चले तो हम ये भी देख सकते हैं कि कोई भी नया कोल फायर पावर प्लांट स्टैब्लिश ना किया जाए। इसको तो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं इनको तो बिल्कुल ही अवॉइड करें तो ठीक रहेगा। और कोशिश ये की जाए कि रिन्यूएबल एनर्जी पर रिलाई किया जाए, जैसे विंड एनर्जी होगी, सोलर एनर्जी होगी, हाइड्रोजन सेल्स हो गए, इन पे ज़्यादा रिलाई किया जाए। ठीक है, कोल क्या अपने आप में एक ऑब्सोलीट हो गया है, बहुत ही पुरानी सिस्टम हो चुका है, क्योंकि इसकी वजह से अब आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आज हमें, और बहुत सारी बीमारियां भी होती है। कैंसर जैसे आप देख सकते हो, अस्थमेटिक जो लोग हैं जिनको परेशानी है अस्थमा की, उनको और भी ज़्यादा ग्रेव सिचुएशन का सामना करना पड़ता है इस टाइम पे। ठीक है, और आप देख सकते हो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो गई, कैंसर की बीमारी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर भी कोल की ज़रूरत है, उनको भी अब धीरे धीरे स्विच ओवर कर लेना चाहिए क्लीन फ्यूल की तरफ। ठीक है, चाहे वो गैस बेस्ड हो चाहे हाइड्रोजन बेस्ड हो। इससे क्या होगा, एनर्जी एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा आएगी और आप देख सकते हो पॉल्यूशन भी कंट्रोल हो जाएगा। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि जो फार्मर्स हैं उनको भी हम इस तरीके की ऑल्टरनेटिव मेथड्स के लिए एक तरीके से उनको स्विच करवाएं जिससे कि वो रेजिड्यू को ईजिली मैनेज कर सकें विदाउट बर्निंग, जलाने के बिना। ठीक है, डीजल और पेट्रोल व्हीकल्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड व्हीकल से। हाँ, इलेक्ट्रिक भी है तो आप देखोगे कि वो पावर भी जनरेट होनी चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पावर जनरेशन होना चाहिए। अब अगर हम आगे देखें तो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम आती है, देखो, एक तो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट को लेकर के, तो एक तो इन्वेस्टमेंट को हमें बढ़ाना पड़ेगा। बट आप देखोगे इन्वेस्टमेंट के लिए अगर प्राइवेट या इंडिविजुअल्स की बात करें तो वो तो एक चीज़ दिमाग लगाते हैं कि भाई हमारे सस्ता क्या पड़ रहा है, और प्राइवेट सेक्टर ये देखता है कि प्रॉफिटेबल है कि नहीं। तो आज के टाइम पे तो देखो प्रॉफिटेबल है नहीं, क्योंकि ना तो बिजनेसमैन इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करता है, और फार्मर्स भी हैं तो उनको सब्सिडाइज्ड वे में अगर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज अवेल करा दिए जाए तो उस केस में उनको थोड़ा सा अट्रैक्शन फील होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखें कि अभी गवर्नमेंट का ही एक अपर हैंड है, तो नेशनल इंटरेस्ट में गवर्नमेंट आगे आके थोड़ा सा काम करवा सकती है
तो एक तो टेक्नोलॉजीज़ को थोड़ा चीप बनाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा और ज़्यादा करना पड़ेगा, जिससे कि और इनोवेशन आए और आराम से न्यू टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप किया जा सके। और नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे हर दिन या हर बार बिजनेसेस काम नहीं करेंगे। नेशनल इंटरेस्ट को तो केवल गवर्नमेंट को ही अपहेल्ड करना पड़ेगा। तो बात वही आ जाती है कि गवर्नमेंट अपने हिसाब से सब्सिडीज़, क्लीन इन्वेस्टमेंट के ऊपर सब्सिडीज़ प्रोवाइड करे, टैक्स करे पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ को। कहने का मतलब जो नई टेक्नोलॉजी बेस्ड अगर इंडस्ट्री लगाए, जहाँ से रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, देखो उनको तो इंसेंटिवाइज करो, उनको तो सब्सिडी प्रोवाइड करो, और जो लोग वाकई में पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं उन पे आप टैक्स लगाओ। ये चीज़ होनी चाहिए और ये ज़रूरी भी है। अगर हम एग्जिस्टिंग लॉज की बात करें, चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट पोल्यूशन बोर्ड हो, तो वो क्या है, इनकी अगर टैक्स लगाने की या सेस लगाने का अगर सिस्टम देखें तो उनके पास में कोई अलाउंस नहीं होता। मतलब वो टैक्स या फिर फाइन चार्ज करने का या इनका कोई स्कोप उनके पास में अभी तक नहीं है। बजाय कि वो क्या करते हैं, केवल रेगुलेशन करते हैं, या फिर कोई इंडस्ट्री उन रेगुलेशंस को कंप्लाई नहीं करती है, फॉलो नहीं करती है, तो उन पे अचानक से ड्रास्टिक स्टेप उठा करके उनको क्लोज कर देते हैं। तो भाई एक चीज़ क्लियर है कि यहाँ पर अगर ड्रास्टिक कदम उठा करके आप सीधा बंद कर रहे हो, उसके बजाय आप फाइन लगाओ ना उनके ऊपर, पहली चीज़। दूसरा, उनको इंसेंटिवाइज करो कि नई टेक्नोलॉजी बेस्ड आप काम करो। क्योंकि होता क्या है, क्लोज डाउन की जब बात की जाती है तो देखो ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि फिर वो भी बहुत सारा पैसा, और रही सही में हमारे जो सिस्टम है उसमें बहुत सारा करप्शन है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये जो कदम है पोल्यूशन को कंट्रोल करने वाले, वो केवल एक पेपर्स पे ही रह जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन पे बिल्कुल भी नहीं आते। जुडिशरी हमारी बहुत पावरफुल है, बट उनके पास में साइंटिफिक और टेक्निकल एक्सपर्टाइज नहीं है। तो हम देखें कि हमारे जो जितने भी पोल्यूशन कंट्रोलिंग बोर्ड्स हैं या जितनी भी बॉडीज़ हैं, उनमें जुडिशियल मेंबर्स बहुत होते हैं, मतलब उनकी मेंबरशिप डेफिनेटली होती है। तो हमें यह इंश्योर करने की ज़रूरत है कि साइंटिफिक और टेक्निकल स्टाफ जो है वो अवेलेबल कराया जाए। और दूसरा, अंडर फंडेड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं, उनको फंडिंग अच्छे से प्रोवाइड हो। उसके लिए आगे राइटर बता रहे हैं कि कैसे फंडिंग आ सकती है। अब देखो, फंडिंग इनके पास में कम है, साइंटिफिक एंड टेक्निकल कॉम्पिटेंस कम है, तो इनके पास में इतना मॉनिटरिंग करना कोई भी इंडस्ट्री का कि हाँ कौन सी इंडस्ट्री ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रही है, कुछ किस रीजन में है, वो इवैल्यूएट करना अपने आप में बहुत मुश्किल होता है। और जब आप इवैल्यूएट ही नहीं कर पा रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं पता पड़ेगी तो आप सोल्यूशन कहाँ से लेकर के आओगे। ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं क्राइसिस के टाइम पे ध्यान देने की जो आदत है ना, केवल क्राइसिस है और पास्ट मिस्टेक्स के बारे में हम बात कर लेते हैं, इससे नहीं होगा। हमें आने वाले टाइम के लिए भी एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, जिससे कि इस समस्या को ख़त्म किया जा सके प्रिवेंटिव अप्रोच के बेसिस पे। ठीक है, अब यहाँ पर राइटर एक चीज़ बताते हैं कि एक ग्रेट एडवांटेज क्या होगा, एक रेगुलेटरी एजेंसी लाइक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA के बेसिस पे अगर चलें कि हम एक उसको एक एम्पावरमेंट करें। ठीक है, जो किया जा चुका है, क्या कि आप पोल्यूशन फ़ी या फिर सेस अप्लाई कर सकते हो रेगुलेटरी डिसीजन जब आप लो। ठीक है, कहने का मतलब अचानक से आप किसी कंपनी को बंद करो या फिर उस बंद करने के चक्कर में आपने कोई कदम ही नहीं उठाए, तो उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, इसकी बजाय अगर ये चीज़ कर ली जाए कि हाँ फ़ाइन अप्लाई कर दिया जाए, जो कि अब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी करेगी, तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकता है। अब आप देख सकते हो कि फ़ी जो है वो स्मॉल भी हो सकती है, छोटे से स्टार्ट कर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट कोई भी कंपनी लेकर के आए और किसी भी तरीके से इंडस्ट्री में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, तो उसको एक सर्टेन परसेंटेज तक लेकर के चले जाए हर साल। कहने का मतलब ये है कि अचानक से आप 25-30% मत लगाओ, आप लगा दो 0.2%, 0.3% अभी, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाओ आप इसको, क्योंकि अचानक से आप लगाओगे तो फैक्ट्रीज, कंपनीज हैं, वो भी फॉलो करना नहीं पसंद करेंगी। वही बात आ गई कि आप या तो कंपनी को बंद करते हो और या फिर आप ध्यान नहीं देते हो, और हमारे यहाँ पर फिर अल्टीमेटली होता क्या, बंद करने वाला भी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं है, क्योंकि बंद ही नहीं होती है, फिर फैक्ट्रीज वो चलती रहती है अपने हिसाब से, पोल्यूशन होता रहता है। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अब 1 मिनट आप ब्रेक लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद में आप देख सकते हो कि नॉन पॉल्यूटिंग टेक्नोलॉजीज़ में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लेकर के आओ और उनको प्रॉफिटेबल बनाओ। फिर देखो हमारे यहाँ पर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम ख़त्म होती है कि नहीं। और जो फ़ी आप चार्ज कर रहे हो, जो भी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, हम क्या कर सकते हैं,
उस पूरी फ़ी को कहीं ना कहीं एक प्रोडक्टिव मैनर में यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, अब चार्जेस कैसे लगाए जा सकते हैं, यहाँ पर एग्जांपल भी दे रहे हैं कि मान लो कोई कंपनी प्लास्टिक प्रोड्यूस करती है, ठीक है, तो उसका ये देखो कि वो कितना प्लास्टिक रिसाइकिल कर रही है। जितना प्लास्टिक रिसाइकिल करे उसको उतना ही इंसेंटिवाइज करो, उतना ही उसको बेनिफिट प्रोवाइड करो। दूसरी तरफ अगर हम कोल बेस्ड सिस्टम को देखें या छोटे छोटे जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, रिटेलर्स हैं प्लास्टिक बैग्स के, उनको हम थोड़ा सा कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी तरफ हम देखें प्लास्टिक की बर्निंग या कोल की बर्निंग से, जैसे कि फ्लाई ऐश हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन हो गया, जो कि कोल पावर प्लांट्स के द्वारा होता है, तो आप कोल यूज़ पर फाइन लगाना शुरू करो, फीस लगाना शुरू करो। ठीक है, डीजल रिफाइनरीज जो हैं उन पर आप फ़ी लगाना शुरू करो कि कहाँ पर डीजल ज़्यादा यूज़ हो रहा है, क्योंकि स्मॉल यूज़र्स को हम कवर नहीं कर सकते। ठीक है, अब प्रैक्टिकली अगर आप यूज़ जो करेंगे उन पे लगा देंगे तो आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली फिर जो एक कहते हैं ना कि जब कस्टमर बेस आपका रिड्यूस हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो उसका असर फिर प्रोडक्शन पर भी दिखाई देता है। डिमांड एंड सप्लाई का सेगमेंट यहाँ पे अप्लाई करने की बात कर रहे हैं राइटर। इसी तरीके से एनवायरमेंटल जो ईपीए जो है इसकी बात करें तो उसको इंडिपेंडेंस भी देने की ज़रूरत है। वो कैसे कि 5 साल का एक टर्म दो, ठीक है, और इसका जो हेड होगा उसका 5 साल का टर्म होना चाहिए फिक्स, और हटाना हो तो केवल इम्पीचमेंट प्रोसेस, मतलब पार्लियामेंट में प्रॉपर प्रोविजन बेसिस पे एक पूरा रेजोल्यूशन लाया जाए, उसके बेसिस पे उसका रिमूवल होना चाहिए। और उनको एक बजट भी ग्रांट करना चाहिए जिसके बेसिस पे क्या होगा कि उनकी ऑटोनॉमी बनी रहेगी। ठीक है, और दूसरा स्मॉल परसेंटेज ऑफ द टैक्स ऑन ऑल इंडस्ट्रीज, वो उनको एक ऑटोनॉमी प्रोवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि बजट तो आप दे रहे हो तो गवर्नमेंट पे रिलायंस हो गई, बट जो फी अप्लाई करेगी ना ईपीए, उसका बहुत फ़ायदा मिलेगा फिर बाद में। समझ गए? अब आप देखोगे कि इसकी वजह से कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एरिना में कहीं ना कहीं जो पॉलिटिक्स करने वाले नेता लोग हैं इनको कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी हो सकती है, तो उसका भी कहीं ना कहीं एक सोल्यूशन दे रहे हैं राइटर। बट इससे पहले ये चीज़ बताई जा रही है यहाँ पे कि जो पोल्यूशन फ़ी ईपीए अप्लाई करेगा उस पोल्यूशन फ़ी का बेसिस होना चाहिए एक साइंटिफिक स्टडी कि हाँ वाकई में कितना पोल्यूशन क्रिएट कर रही है पर्टिकुलर इंडस्ट्री। फिर उसके बाद में आप देखोगे धीरे धीरे उस पोल्यूशन फ़ी को बढ़ाते जाओ और देखो कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जा सके नई टेक्नोलॉजीज़ में। इससे क्या होगा, जो टैक्स आप लगा रहे हो ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहे हो, तो उन कंपनीज़ को भी रियलाइज़ होता रहेगा कि अगर हमने खुद को अपग्रेड नहीं किया है तो हमें फ़ाइन तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, और आप देख सकते हो ये जो रेवेन्यू या इस फीस से जो कलेक्ट होगी, ये जो गवर्नमेंट है इसका यूज़ कर सकती है कि कुछ जो भी अफेक्टेड इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लग रहा है तो उनमें टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के लिए हेल्प की जा सकती है। ठीक है, और दूसरा हम देख सकते हैं कि इंडिपेंडेंस जब होगी तो पॉलिटिकल लॉबी से भी कहीं ना कहीं सेपरेट रहेगी, कहीं ना कहीं इसका ज़्यादा असर भी नहीं होगा, क्योंकि पॉलिटिकल लॉबी की वजह से जो पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए जो फ़ी इकट्ठा की जा रही है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर दी जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि यूज़ एकदम प्रॉपर वे में होना चाहिए इन सारे पैसे का, इस सारे पैसे का, सारे सिस्टम का। अब अट्रैक्शन के लिए कैसे हो सकता है? देखो ईपीए जो है ना, ये पॉलिटिशियन जो पावर में है उनके लिए कहीं ना कहीं एक देख सकते हो कि हाँ जी पॉल्यूशन फ़ी ईपीए इकट्ठा कर रहा है तो वो ब्लेम कर सकते हैं। इनके लिए भी एक कहीं ना कहीं स्कोप है कि पॉल्यूशन ईपीए की वजह से ढंग से नहीं कंट्रोल हो रहा है, पैसा भी खा जाते हैं ये लोग, पैसा भी इकट्ठा कर रहे हैं, फिर उसके बावजूद अगर ये अच्छे से नहीं कर पा रहे तो कैसे करेंगे? समझ गए? तो वो सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस को भी कहीं ना कहीं स्पेस मिलेगा। दूसरा मेजर अट्रैक्शन क्या है कि पॉल्यूशन फ़ी से जो पैसा आएगा उससे गवर्नमेंट को भी तो कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा ही ना, क्योंकि नए कानून बनाए जाएंगे, इंडिपेंडेंट ईपीए भी इस्टेब्लिश की जाएगी, तो उसके लिए कहीं ना कहीं पोल्यूशन फ़ी के बेसिस पे ये एक इंडिपेंडेंटली काम करने का एक सिस्टम आ जाएगा, गवर्नमेंट के पास में रेवेन्यू भी आ जाएगी। और दूसरी इंडस्ट्रीज़ जो हैं जहाँ पर गवर्नमेंट को लगे कि पैसा बच रहा है तो उसको कहीं और इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, या कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना है या कोई वेलफेयर सिस्टम काम करना है उसके हिसाब से, तो वहाँ पर भी यूज़ किया जा सकता है। कहने का मतलब कि इस पूरे सेगमेंट में जो कुछ भी ऑब्जेक्शन हो उसको म्यूट किया जा सकता है बहुत आसानी से तरीके से, बट करने का तरीका होना चाहिए ग्रेजुअली। ठीक है, पीएम उज्ज्वला योजना आप जानते हो, एलपीजी एक्सेसिबिलिटी सबको दी गई है। और दूसरी तरफ से आप देख सकते हो BS6
भारत स्टेज 6 के जो व्हीकल आ रहे हैं वो भी व्हीकल पॉल्यूशन को कंट्रोल करेंगे। बट आप देख सकते हो कि हमारी इस पूरी सक्सेस स्टोरी को सक्सेसफुल कौन बना सकता है? एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसके हाथ में बहुत कुछ काम करने के लिए स्पेस हो, स्कोप हो, अपॉर्चुनिटीज़ हो। ठीक है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है और डाइवर्सिफाइड वेज में हमें टारगेट लेने की ज़रूरत है, तब जाकर के पोल्यूशन एकदम ख़त्म हो पाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है फर्टाइल अपॉर्चुनिटी। इसके बारे में भी एक्सप्लेन पेज पे पूरा डिटेल में मैंने समझाया था। अभी क्या हुआ है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने 65,000 करोड़ रुपए जो अभी रिसेंटली जो फिस्कल स्टिमुलस के बारे में हम बात कर चुके हैं वो रिलीज़ किए हैं एज फर्टिलाइजर सब्सिडी फॉर 2020-21 जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए। ऑलरेडी आप देखोगे बजट में 71,309 करोड़ रुपए दिए जा चुके थे। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से दो चीज़ें बड़ी क्लियर हो रही है। नंबर एक कि जितना एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट थी टोटल फिस्कल स्टिमुलस की, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें 80,000 से 85,000 करोड़ तक का उसको कवर किया गया है। दूसरी तरफ प्रीवियसली जितना भी सब्सिडी ड्यू था लगभग 48,000 करोड़ का, वो भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने पूरा कवर कर दिया है। तो आप देख सकते हो कि जितना कुछ भी इंडस्ट्रीज़ को पेमेंट ड्यू चल रहा था वो सारा का सारा एक साथ कंप्लीट कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। रिसेंटली हमने देखा कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो डिफरेंट होस्ट सेक्टर्स को प्रोवाइड की जाएगी, उसकी तरफ भी आप देखोगे ये अपने आप में बहुत अच्छा कदम है। ठीक है, और अब इस प्रोग्राम की पूरी सक्सेस की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा गवर्नमेंट की तरफ से ये जो स्टिमुलस दिया गया है वो। इससे क्या होगा कि कैश इंसेंटिव प्रोवाइड किया जा रहा है लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का आने वाले 5 सालों में इंक्रीमेंटल सेल पे, कि जैसे जैसे इंक्रीज होगी सेल उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी जाएगी। टोटल 2 लाख करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो। वो जो चीज़ है ना, जो गवर्नमेंट ने अपनी क्रेडिबिलिटी है वो पूरी की पूरी शो की है कि हाँ वाकई में जिस काम को लेके हम तैयार थे उस काम को हमने कंप्लीट किया, कमिटमेंट्स हमने पूरे किए। फर्टिलाइजर फर्म्स की अगर बात करें तो आज उनको फोर्स किया जाता है कि आप अपने खुद के जितने भी प्रोडक्शन और कॉस्ट लग रही है, जितना पूरी कॉस्टिंग लग रही है उससे कम में आप बेचो, या फिर जितना पैसे में आप इंपोर्ट कर रहे हो उससे सस्ते में बेचो। दैट मीन्स सब्सिडाइज रेट के ऊपर फार्मर्स को आप अवेल करो। ठीक है, अब यहाँ पर अगर गवर्नमेंट उनको पे नहीं करेगी उनका जो डिफरेंस है या सब्सिडी जो उनको देने के लिए बोलती है, तो उससे तो उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से डिसफेवर कर रहे हो। फिर उसका असर कहीं ना कहीं दूसरे सेक्टर्स में भी पड़ता है कि आज अगर फर्टिलाइजर सेक्टर जो इस पे एग्रीकल्चर डोमिनेटेड कंट्री है इंडिया, वहाँ पर अगर फर्टिलाइजर सेक्टर को ही कहीं ना कहीं ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो दूसरी इंडस्ट्रीज़ को क्यों स्कोप मिलेगा। तो कहने का मतलब है गवर्नमेंट ने अच्छा कदम उठाया है। इससे क्या होगा कि दूसरे सेक्टर्स को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा इंडिया में। और अब अगर फर्टिलाइजर सब्सिडी के हिसाब से देखें तो एरियल लगता चला जा रहा था, मतलब एक पूरा का पूरा अक्यूमुलेशन हो गया था पूरा बंच। तो अब कहीं ना कहीं आर्टिकल जो है कुछ नेक्स्ट रिफॉर्म्स के लिए भी बोल रहे हैं कि किस तरीके से अब चेकिंग इलीगल डाइवर्जन के अलावा भी बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। अभी तो क्या होता है, जैसे नीम कोटिंग दे दी तो उसकी वजह से क्या है, जो फर्टिलाइज़र है उसका एग्रीकल्चर के अलावा कहीं और यूज़ ना हो। ठीक है, इसके क्योंकि इलीगल वे में फार्मर्स के नाम पे इशू करा ले जाते हैं यूरिया को, और फिर उसका आप ये देखते हो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में कभी किस में फूड फर्टिलाइज जैसे ये एडल्ट्रेशन है उसमें भी यूज़ होता है। तो उन चीज़ों को कहीं ना कहीं रोकने के लिए गवर्नमेंट ने कदम उठाया। दूसरा, पेमेंट्स को तभी रिलीज़ करती है गवर्नमेंट जब जो फार्मर्स उस पर्टिकुलर कंपनी या वहाँ से फर्टिलाइज़र उठा ले और बायोमेट्रिक मशीन के बेसिस पे ऑथेंटिकेशन दे दिया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हाँ जी फला फार्मर ने इतना फर्टिलाइज़र उठाया है तो इस रेट पे हमने बेचा है, तो अब बचा हुआ जो डिफरेंस है वो आप हमें पे करो, तब जाके गवर्नमेंट पैसा रिलीज़ करती है। तो आप देखोगे टोटल इतना कुछ करने के बावजूद भी अभी भी कहीं ना कहीं आप देख सकते हो फर्टिलाइजर्स का ओवर यूज़ हो रहा है और इसकी वजह से पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आर्टिकल में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई जा रही है कि दशक पहले
एक दशक से भी ज़्यादा पहले न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम ऑलरेडी आ चुकी है। ये अपने आप एक अच्छा आइडिया है, बट प्रॉब्लम क्या है कि आप यहाँ पर देखोगे कि यूरिया को एक्सक्लूड किया हुआ है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो स्कीम जो है वो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखा सकती, मतलब इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं साबित हो पा रही है, क्योंकि इसमें आप देखते हो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि नाइट्रोजन की ज़रूरत है तो नाइट्रोजन पे ही सब्सिडी दी जाएगी, फास्फोरस पोटास पे नहीं दी जाएगी। कहने का मतलब जिस तरीके की सॉइल की डिमांड है उसके बेसिस पे ही सब्सिडी अवेल कराई जाती है कंपनीज़ को, और उसका बेनिफिट इनडायरेक्टली फिर फार्मर्स को होता है। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटास हो गया, सल्फर, जिंक, बोरॉन, इस तरीके से आप देखोगे, ये तो देखो मैक्रो है, इम्पोर्टेंट है न्यूट्रिएंट, और ये हो जाते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मतलब बिल्कुल ही कम मात्रा में जिनकी ज़रूरत होती है, वेरी लेस क्वांटिटी में, सल्फर, जिंक, बोरॉन इनकी। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर आप देखोगे कि इन सब में यूरिया जो है वो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम से एक्सक्लूडेड है। तो गवर्नमेंट जो है ना वो एमआरपी जब फिक्स करती है तो यूरिया पे इतना असर नहीं आता, और पिछले अगर देखें अप्रैल 2010 से लेकर के अब तक, तो यूरिया की केवल 11% ही रेट राइज हुई है, जो कि अपने आप में बहुत ही एक शॉकिंग है। दूसरी तरफ दूसरे जो फर्टिलाइजर्स हैं उनकी रेट बहुत ज़्यादा हाइक हो गई। ये इशू अगर आपने एक्सप्लेन पेज लगातार फॉलो किया है तो आपको पता होगा। ठीक है, तो लगभग 150 से 300% इंक्रीमेंट हुआ है दूसरे आप देखोगे फर्टिलाइजर्स की तरफ। ठीक है, तो ज़रूरत क्या है कि सॉइल न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस ज़्यादा होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि सस्ते में अगर यूरिया मिलती है तो ज़्यादा फर्टिलाइज़र, और एक तो होता है कि चलो ठीक है आपकी सॉइल में कोई पोटास की कमी आ रही है या फिर फॉस्फोरस की कमी आ रही है, तो आप टेस्ट कराओगे, सॉइल टेस्टिंग करा करके फिर बाद में कोई फर्टिलाइज़र खरीदोगे। ठीक है, अब दूसरी तरफ आप यूरिया खरीदते हो तो यूरिया आपको ज़्यादा सस्ती मिल रही है, तो होता क्या है फिर हमारे किसान क्या इग्नोरेंट हो जाता है, फिर बाद में यूरिया हर चीज़ में यूरिया अप्लाई कर देता है, और उसका रिजल्ट क्या निकलता है, हमारी सॉइल में एक इम्बैलेंस बन जाता है न्यूट्रिएंट का, और उसका असर कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी पे भी आता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो आइडिया यहाँ पर दिया जा रहा है दैट इज़ कि यूरिया को आप एनबीएस के अंडर लेके आओ, जिससे क्या होगा, एमआरपी इंक्रीज करो। दूसरा, यूरिया अभी क्या है 5360, मतलब 5360 रुपीज़ पर टन के हिसाब से बिक रहा है, इसको 9000 तक लेकर के आओ, तो इसका असर पर किलोग्राम पे भी चला जाएगा। और आप जो एक्चुअल में जो आइडिया है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, उसको अप्लाई करो। ठीक है, चाहे वो नाइट्रोजन बेस्ड हो, चाहे किसी भी कोई भी पर्टिकुलर आप न्यूट्रिएंट की बात करो उस पर बेस्ड हो। ठीक है, एक पर्टिकुलर फर्टिलाइज़र को इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। इसी के अलावा आप देखोगे कि हम इसी के साथ साथ में एनबीएस रेट्स जो हैं अदर न्यूट्रिएंट की वो रिड्यूस की जाए। कहने का मतलब एक कंपटीशन वाला लेवल होना चाहिए। ठीक है, चाहे यूरिया हो चाहे नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स हो, उनको आप उनके कंजम्पशन को आप एक तरीके से एनकरेज करो। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी में ना हो यूज़। ठीक है, ओवर यूज़ को अवॉइड कराओ, और जो अंडर यूज़ है उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। इससे लॉन्ग रन में क्या होगा, एनबीएस खुद में अपने आप में एक सोल्यूशन निकल के आएगा। और आप प्रोवाइड कैसे करो कि जो लैंड है उसका पर एकड़ के कैश के बेसिस पे सब्सिडी प्रोवाइड करो फार्मर्स को, जिससे कि वो अपने ज़रूरत के हिसाब से कोई भी फर्टिलाइज़र खरीद सके। जैसे मान लो ये ज़मीन का एरिया है कोई, तो इस एरिया में एक एकड़ ले लिया और इसकी ज़मीन की टेस्टिंग करवा दी कि यहाँ पर कौन सा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, तो यहाँ पर बस वही बात है। अब कंप्यूटराइजेशन तो ऑलरेडी हो रखा है देखो। ठीक है, अब कंप्यूटराइजेशन के बेसिस पे पूरा यूज़ किया जाए, बट हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये बड़े फार्म हमारे यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन ज़्यादा है, ज़मीनें छोटी छोटी है, तो एक एक फार्मर का पूरा रिकॉर्ड रखना थोड़ा सा मुश्किल रहता है गवर्नमेंट के पास में भी, और उनके हिसाब से फिर फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी डिलीवर करना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर आर्टिकल में तो ये कहा जा रहा है कि पर एकड़ कैश बेस पे आप कैश ट्रांसफ़र करो फार्मर्स को, जो अपने हिसाब से फिर फर्टिलाइज़र को परचेज कर सके। ठीक है, इससे क्या होगा, जिस
पर्टिकुलर प्रोडक्ट में जितने न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है उतनी ही रिक्वायरमेंट को पूरी किया जाए, उस सॉइल की जो कमी है उसको पूरा, ठीक है। चाहे फिर वो यूरिया हो, चाहे फिर वो डीएपी हो, कुछ भी हो, फिर एफिशिएंटली यूज़ होगा, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, आप क्या करो, कंपनीज में एक कंपटीशन की भावना के लिए भी उनको अलाउ करो और एक न्यू न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, जिसमें आप देख सकते हो इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, खेत के अलावा, खेत की ज़मीन के अलावा कि क्या आप फसल उगा रहे हो, उसके हिसाब से भी आप न्यूट्रिएंट फैसिलिटी अवेलेबल कराओ या फर्टिलाइज़र फैसिलिटी अवेल कराओ। सॉइल की डिमांड क्या है, प्लांट की स्टेज क्या है, इन सभी स्टेज स्पेसिफिक फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करना, प्रमोट करने की ज़रूरत है हमें, ठीक है। तो इस तरीके से आज का डिस्कशन यहीं ख़त्म हुआ था। 3 आर्टिकल्स आज हमने डिस्कस किए हैं। थैंक यू।